नमस्कार साथियों, राजधानी लखनऊ में आज हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है क्षत्रिय परिवार कल्याण परिषद के अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि जो राणा सांगा पर टिप्पणी लोगों ने की, तो उससे आप कितना सहमत हैं, क्या कहना चाहेंगे? राणा सांगा भारतीय इतिहास में मध्यकाल में हमारे नायक थे, जो विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध युद्ध लड़ा करते थे और उनको रोकने का प्रयास करते थे। राणा सांगा जो मेवाड़ के शासक थे और उनकी जो संगठित सेना थी, उनके द्वारा ही जो विदेशी आक्रांता थे, जो हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रांत से आया करते थे, उनको निरंतर रोकने का प्रयास कर रहे थे। उनके द्वारा ही जो हमारी सनातन धर्म की संस्कृति थी वो सुरक्षित थी और देश की जो जनता थी वो उनसे अपेक्षा करती थी कि वो हमारी रक्षा करें। जो वो टिप्पणी की गई कि राणा सांगा देशद्रोही थे, उन्होंने बाबर को भारत पे हमले के लिए आमंत्रित किया, तो वो एक कूटनीति का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि उस समय देश में दिल्ली में सल्तनत काल का युग था और सल्तनत काल की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जब वो 1192 में तराइन के मैदान में हार गए और मोहम्मद गोरी हमारे देश में घुस गया और दिल्ली पे उसने अपना कब्जा कर लिया। ऐसी स्थिति में निरंतर सल्तनत काल की स्थापना हुई और दिल्ली पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। तब से निरंतर 1526 तक बराबर मुग़ल शासक के हाथ में दिल्ली रही और दिल्ली सल्तनत काल के शासकों द्वारा देश की जनता पर अनेक अत्याचार किए जाते रहे, जिसका कोई विरोध करने वाला नहीं था। उस समय मेवाड़ एक ऐसा हमारे देश में राज्य था जिसके शासक राजपूत राजा राणा कुंभा हुआ करते थे। उन्हीं के वंश के लोगों के द्वारा निरंतर उनके लोग गद्दी पर बैठा करते थे। जिस समय बाबर आया उस समय इब्राहिम लोदी का शासन था। इब्राहिम लोदी एक अफ़गान था। उसने पहले के जो गुलाम वंश के लोग थे शासक, उनको ख़त्म करके एक लोदी वंश की स्थापना की थी। आगरा उसकी राजधानी थी। आगरा से राजपुताना नज़दीक था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसने एक रणनीति के तहत कि अगर हम कोई अफ़गानिस्तान की कोई पावर ऐसी आवे जिससे जो आवे और मुग़ल शासकों जिससे लोदी से लड़ जाए, उससे हमारी सेना का नुकसान कम होगा। इस राजनीति के तहत इब्राहिम लोदी को से लड़ने के लिए बाबर को बुलाया गया या बाबर को आमंत्रित किया गया। बाबर एक लुटेरा था जो उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था। तो वो एक उसके पास कोई शासन नहीं थी, कोई वो नहीं थी। एक संगठन था, कुछ लुटेरों का एक गैंग था उसके पास, जो भारत पे निरंतर आक्रमण करके यहाँ लूटपाट करना चाहता था। बाबर ने इस योजना के तहत हिंदुस्तान की तरफ बढ़ा। उसने पहली बार उत्तर भारत में पहली बार युद्ध में बारूद का इस्तेमाल हुआ और वो बारूद लेके आया जिसकी जानकारी किसी भी राजपूत राजा को नहीं थी, ना लोदी को भी इतनी थी। 1526 में जब पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की सेनाएं पहुंची तो आमना सामना हुआ। तो बाबर ने एक ख़ास लड़ाई की नीति थी, तो उसको उसने इस्तेमाल किया। उसको कहते थे तुगलक नुमा रणनीति। उसमें एक लड़ाई के मैदान में एक खाई खोद दी जाती थी और खाई को लकड़ियों से पाट दिया जाता था, जिसकी जानकारी केवल बाबर की सेना को होती थी। जब मैदान में दूर से लोग लड़ने आते थे तो रास्ते में उसी खाई में सब लोग गिर जाते थे। उसको मालूम रहता था कि इस खाई को कहाँ से पार किया जाएगा। उसने उस जगह पे बैलगाड़ी का निशान लगा देता था, इससे लोग कर लेते थे। बाबर ने वो लड़ाई जीत ली। बाबर जब वो लड़ाई जीत करके दिल्ली पहुंचा, तब उसको पता चला कि यहाँ पे तो खजाना है ही नहीं। दिल्ली में इब्राहिम लोदी का जो खजाना था, ट्रेजरी, वो थी ही नहीं।
तो उसने पूछा कि भाई इसका हम जिसके लिए हमने लड़ाई की रुपया पैसे के लिए, रुपया तो है ही नहीं यहाँ, ये निरीह जनता को मारने से क्या फ़ायदा। तब उसको लोगों ने कहा कि इसकी राजधानी आगरा है और आगरा में इसकी ट्रेजरी भी है। तो उस ट्रेजरी को यानी रुपया लूटने के लिए वो आगरा चल दिया। आगरा जब पहुंचा तो चूँकि लोधी की सेनाएं हार गई थीं, आगरा में उसका कोई विरोध नहीं हुआ और आगरा में उसको एक बड़ा सुंदर सा महल मिला रहने के लिए, बढ़िया सुंदर सा डेवलप शहर मिला और ख़जाना भी मिल गया। तो उसने कहा जब इतना खजाना मिल गया, रहने को मकान मिल गया और हम लोग तो वो हैं क्या कहते हैं उसको, खाना बदोश, तो हम वहाँ जाके काबुल की पहाड़ियों में क्यों मारे मारे भूखों मरें, जब यहाँ खाने को अंगूर मिल रहा है, आम मिल रहा है, बढ़िया गोश्त मिल रहा है, तो यहीं रहा जाए। उसने अपनी सेना के लोगों से सलाह मशवरा किया और वो वहीं रुक गया। जब वो यहाँ रुक गया तो थोड़े दिन राणा सांगा जो थे उनको लगा कि ये तो लूट उट के चला जाएगा, साल भर हो गया। लेकिन उसने लूटने जब वहाँ जब रुकने लगा तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हुई। उनकी एक संधि हुई थी कि आप लूट के चले जाइएगा और हम आपको दिल्ली हमें दे दीजिएगा। तो जब वो नहीं माने तो 1 साल हो गया, तब राणा सांगा ने प्रोग्राम बनाया कि इसको खदेड़ा जाए, ऐसे नहीं भागेगा। उन्होंने अपनी सेना ले करके वो अपने यहाँ मेवाड़ से चल दिए। 500 किलोमीटर की दूरी तय करके आगरा के पास खानवा नामक स्थान में आगे लड़ने के लिए उन्होंने वहाँ के लोकल अफ़गानों, जो उनसे नाराज़ अफ़गानिस्तान के लोग भगोड़े सिपाही थे, उनको और भी राजपूतों को सबको मिलकर एक संगठन बनाया और 1 लाख की सेना इकट्ठा की और खानवा के मैदान में डट गए। बाबर के पास 30,000 की सेना थी और वो तोपें थी। उस सेना से तो इतना बाबर घबरा गया कि लगता हमें भागना पड़ेगा। लेकिन उसने, वो एक होशियार कुशल सेना नायक था और बहादुर भी था, और उसने अपने सैनिकों को समझाया कि अगर हम लोग यहाँ जिस उद्देश्य से आए हैं, अगर हम लोग सफल हो गए तो माला माल हो जाएंगे, असफल हो गए तो हम लोग को तो मौत मिलनी है, हम लोग भाग तो पाएंगे नहीं, या तो मरना है, डू एंड डाई, करो या मरो। और उसने कहा मैं भी शराब नहीं पीऊँगा, आज से कोई अय्याशी नहीं करूँगा और हम लोग एक जिहाद के रूप में इनसे लड़ेंगे। बाबर ने अपनी सेना को एकत्र किया। उसके पास तोप थी, तोपों की उसको विश्वास था कि तोपों की मदद से लड़ाई होगी। और राणा सांगा के पास ये था कि अपनी देश को, अपनी मातृभूमि को रक्षा करना है और एक लुटेरे को भगाना है। युद्ध हुआ, लेकिन बाबर की तोपों ने फिर कमाल दिखाया। जो कमाल पानीपत की लड़ाई में हुआ, वही कमाल खानवा के युद्ध में भी हुआ। बाबर की तोपों से राणा सांगा के घोड़े, राणा सांगा के हाथी सब भाग गए। हमारे यहाँ एक नीति होती थी कि हमारे यहाँ राजपूतों की जो सेना होती थी, उसमें जो सेनापति होता था वो आगे आगे रहता था, जबकि बाबर की सेना में जो रणनीति थी, उसमें वो जो बाबर होता था वो 2 मील दूर बैठ करके किसी जगह चुपचाप युद्ध का संचालन करता था और अपने ऑफिसर्स को, अपने कमांडोज़ को या अपने सेना नायकों को भेजता था और वो अपना लड़ाई लड़ते थे। वो उनको निर्देश देता था, एक मर जाता दूसरा आते थे। हमारे यहाँ जो राजा होते तो खुद ही लड़ने जाते, जब मर जाते तो सेना भाग जाती थी। इसलिए क्या कहना चाहेंगे राणा सांगा का जो विरोध हुआ, उस मुद्दे पर आते हैं कि आखिर ये कहाँ बाबर से और इस सेनाओं से कैसे जुड़ा है ये मामला। जब राणा सांगा की जब युद्ध हुआ तो राणा सांगा उसमें घायल हो गए। घायल होने के बाद जैसा होता था, उनकी सेना थोड़ा मनोबल गिरा और सेना उनकी पीछे हो गई। लेकिन राजपूत बहुत भयंकर युद्ध हुआ, बाबर उससे आगे बढ़ नहीं पाया। अगर बाबर लड़ाई इतनी भयंकर ना होती तो बाबर राजपूताना में घुस जाता और वहाँ पे और भी ज़्यादा परेशान करता। उस लड़ाई का ये रहा। तो राणा सांगा ने बाबर को रोक करके खानवा के युद्ध में एक बहादुरी का परिचय दिया, जिससे मुग़ल साम्राज्य पिछले 20 सालों तक डेवलप नहीं हो पाया। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य की जड़ें नहीं गहरी हो पाई। अगर राणा सांगा ने युद्ध खानवा का ना लड़ा होता तो बाबर जो है बड़ी आसानी से राजपूताना में प्रवेश कर जाता और काफ़ी राजस्थान का बड़ा हिस्सा जीत लेता। जो काम उसके बेटे अकबर ने 50 साल बाद किया, वो काम बाबर ही कर लेता। लेकिन बाबर, हुमायूं मरते गए, अकबर ने वो काम किया काफ़ी दिनों बाद। तो इसमें राणा सांगा जो है वो एक ऐतिहासिक आदमी है, जिसके अंदर देश प्रेम की भावना भरी हुई है। और वो तो हमारे भारत के थे, तो वो किसके प्रति राजद्रोह कर रहे थे? वो तो लोधी की सत्ता को हटाना चाहते थे,
तो लोधी की सत्ता को हटाते हटाते उन्होंने लोधी की सत्ता को हटाने के लिए ही इन्होंने बाबर को आमंत्रित किया या लड़ा। उसमें कोई ऐसी देशद्रोह की बात नहीं है। राणा सांगा हमारे राष्ट्र नायक हैं, हमारे सनातन धर्म के और राजपूत के या देश की आन बान शान थे। वो उसी प्रकार योद्धा हैं जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे पौरुष, उसी क्रम में राणा सांगा या बाद के भी लोग उसी क्रम में रहे। तो राणा सांगा एक वीर पुरुष हैं, उनको ये कहना अनुचित है। तो हमारे बीच में आपने बात किया राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा एक हमारे भारत के, हमारे राजवंश के एक खानवा युद्ध में बहुत अच्छी भूमिका निभाई और मुग़ल सेना को परास्त किया और हमारे वीर सपूत हैं हमारे भारत के, तो इनका विरोध करना अनुचित है। अमरेंद्र सिंह जी का कहना है, जो कि अध्यक्ष हैं क्षत्रिय परिवार कल्याण परिषद, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं आप, और आपका ये कहना है कि हमारे नागरिकों को समझना चाहिए, भारतीयों को समझना चाहिए कि जो हमारे वीर सपूत हैं, योद्धा हैं, उनका अपमान न किया जाए, बल्कि मुख्य बात को, उनकी कहानी को समझा जाए, असलियत को जाना जाए, तभी अपने इतिहास को जाने परखें। तो आज आपसे हम जाने, इतिहास से भी रूबरू हुए, उनकी लड़ाइयों से भी रूबरू हुए, किस तरीके से एक योद्धा अपने भारत माँ की रक्षा करते करते अपने देश के लिए शहीद हो जाता है, इसकी कहानी आपने सुनाई। तो निश्चित रूप से राणा सांगा वीर योद्धा हैं हमारे भारत के। जी, राणा सांगा की कुर्बानी के बाद उसी परिवार के लोगों ने मुग़ल सम्राट अकबर के विरुद्ध भी युद्ध छेड़ा। उनके पोते थे महाराणा प्रताप। वो लड़ाई जो खानवा के युद्ध में हुई, जिसमें वो घायल हो गए, चोट खा गए, वो लड़ाई बंद नहीं हुई। उनके परिवार में उनके लड़कों ने, उनके पोतों ने, उनके आने वाले पोतों ने, वो निरंतर चलती रही। महाराणा प्रताप भी उसी क्रम में है। महाराणा प्रताप ने, जिन्होंने सशक्त मुग़ल साम्राज्य के राजा सम्राट अकबर से निरंतर चुनौती देते रहे, उनसे लड़ते रहे और अकबर कभी भी उनको हरा नहीं पाया। महाराणा प्रताप जी के बाद उनके लड़के अमर सिंह जी ने भी उस परंपरा को जीवित रखा और अकबर को निरंतर चुनौती देते रहे। इसके बाद भी जहांगीर, शाहजहां, जो भी शासक हुए हैं, वो कभी भी उन्होंने मेवाड़ को या सिसोदिया वंश के राजपूतों को कभी भी वो शिकस्त नहीं दे पाए। आज भी भारतवर्ष में मेवाड़ एक समृद्ध और सशक्त रियासत है। यहाँ के राजा अरविंद सिंह जी थे, जिनका भी जल्दी ही देहांत हुआ है, और लक्ष्यराज सिंह जी उनके वो लड़के हैं। तो आज भी हमारी राजपूतों की आन बान शान की प्रतीक है मेवाड़ रियासत। उसी के नायक थे महाराणा सांगा। उनके बारे में, उनके परिवार के विषय में कहना एक बहुत ही अपमानजनक है। जो ये कहते हैं कि राष्ट्रद्रोह है, तो उन्होंने तो एक रणनीति के तहत अपने हमारी हिंदू संस्कृति को, हमारे राजपूताना के कल्चर को संजो के रखा। आज भी महाराणा प्रताप को भारत का जन जन जानता है, लड़का लड़का जानता है। आज भी उनकी प्रतिमा को, उनके शौर्य के कहानियाँ या उनके किस्से सुनाए जाते हैं। तो महाराणा प्रताप के वंशज, इनके पूर्वज थे महाराणा सांगा, इसलिए महाराणा सांगा के ऊपर टिप्पणी करना अनुचित है। निश्चित रूप से हमारे देश के नागरिकों को ये समझना होगा कि जो मेवाड़ एक बड़ी रियासत थी और अपने देश के लिए मुग़लों से लड़े राणा सांगा और उनके पूरा परिवार, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे कोई भी उस घराने का लोग हो। अरे यार, बस हम क्लोज करने जा रहे थे। अरे यार, परिवार का होटल है भाई हमारा। तो क्षत्रिय परिवार कल्याण परिषद के अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह जी से बातचीत हुई। उन्होंने राणा सांगा के इतिहास को बताया और मेवाड़ के इतिहास को बताया और मुग़लों से किस तरीके से वो लड़े, राणा सांगा से लेकर महाराणा प्रताप तक की कहानी को बताया। तो इस बात को हमारे देश को समझना चाहिए, न कि टिप्पणी करना चाहिए। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।